नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे आंदोलन की चर्चा करेंगे जो 1990 के दशक से सुलगा हुआ आज तक जारी है, जिसका नाम है नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष। नेपाल सामरिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से भारत का महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है, तो वहाँ का प्रभाव भारत पर जरूर पड़ता है। वहाँ जो भी घटना घटती है भारत पर भी प्रभाव पड़ता है, और भारत पर जो भी घटना घटती है तो नेपाल में ज़रूर प्रभाव पड़ता है। अभी हाल फिलहाल में 9 सितंबर 2025 को स्वतः स्फूर्त आंदोलन कह सकते हैं, वहाँ के नौजवान सड़कों पर उतरकर जिस तरीके से वहाँ के शासकों को सड़कों पर लाकर रख दिया, हिंसा हुई, उनके साथ मारपीट हुई, बहुत बुरे तरीके से मारा पीटा गया, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। तो यह घटना क्या कारण है, इस पे भी चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग नेपाल के कुछ ऐतिहासिक पहलुओं पर 1768 ईस्वी में पृथ्वी नारायण शाह वंश का राजा बना। वो शुरुआती दौर से ही राजतंत्र के तहत शासित। पृथ्वी नारायण शाह 6 साल तक शासन किए। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी वंश आधारित शासन चला। प्रताप सिंह शाह लगभग 3 साल, उसके बाद राणा बहादुर शाह लगभग 21 साल, विक्रम शाह लगभग 17 साल शासन किए, राजेंद्र विक्रम शाह लगभग 30 साल, सुरेंद्र विक्रम शाह लगभग 34 साल, पृथ्वी विक्रम शाह लगभग 30 साल। उसके बाद त्रिभुवन वीर विक्रम शाह लगभग 39 साल। 1951 में ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह जब 3 साल के थे तो 61 दिन नेपाल की राजगद्दी संभाले। विक्रम शाह 1951 से 1955 तक 4 साल सत्ता संभाले। 1955 से 1972 तक महेंद्र वीर विक्रम शाह जो लगभग 17 साल सत्ता में रहे। वीरेंद्र वीर विक्रम शाह 1972 से 2000 ईस्वी तक लगभग 29 साल शासन किए। 1990 के दशक में वहाँ एक जन आंदोलन हुआ। राजा वीरेंद्र ने संसदीय लोकतंत्र को मान्यता दी, गिरिजा प्रसाद कोइराला को प्रधानमंत्री के रूप में, ताकि ये संवैधानिक राजतंत्र था। लेकिन 2001 में एक घटना घटी। दीपेंद्र वीर विक्रम शाह 3 दिन के लिए शासक बने। घटना यह थी, शाही परिवार सामूहिक रूप से एक भोज में राजा सहित हत्या कर दी गई। लगभग पूरे राज परिवार लगभग 9 सदस्य मारे गए। राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह 2001 से 1908 तक लगभग 7 साल शासन किए। जब ज्ञानेंद्र सत्ता संभाले तो 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश करने लगे और खुद को सारा पावर अपने हाथ में नियंत्रित करने की कोशिश की। संसद भंग कर दी, प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला को अपदस्थ कर दिया, जो निर्वाचित सरकार और संसद को भी भंग कर दिया। अंततः अप्रैल 2006 में एक ऐसा आंदोलन उभरा। संसद के सभी बड़े राजनीतिक दलों ने एक गठबंधन बनाया, जिसे सप्तदलीय गठबंधन 7 पार्टी अलायंस के नाम से जाना जाता है। इस पार्टी में नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाली माओवादी पार्टी, कई संसदीय पार्टी इसमें शामिल रहे। इस गठबंधन ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान किया। इस कार्रवाई के खिलाफ उसका व्यापक प्रभाव पड़ा। नेपाल के लगभग हर तबके इस आंदोलन का हिस्सा बने। इन लोगों की मांग थी कि लोकतंत्र की बहाली की जाए। सरकार ने उल्टे और शाही सेना को आंदोलनकारियों के खिलाफ उतरने के लिए आदेश दिया। जो सेना में थे वह किसी न किसी परिवार का हिस्सा थे। उतना सहयोग नहीं मिला जितना पहले के सरकारों में, राजतंत्र में मिलता था।
जैसे जैसे दमन बढ़ रहा था वैसे वैसे आंदोलनकारियों का शक्ति बढ़ते जा रहा था। लोगों ने सड़कों पर उतरकर और कई मांगों के साथ अल्टीमेटम दिया सरकार को, राजा को। 23 अप्रैल 2006 के दिन नेपाल में आंदोलनकारियों की संख्या लगभग 5 लाख पहुंच गई। कई मांगों के साथ यह भी एक मांग शामिल थी कि राजा ज्ञानेंद्र अपना पद छोड़े, एक आम नागरिक की तरह जीवन जिएंगे, उनके अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे। अंततः ज्ञानेंद्र ने 24 अप्रैल 2006 को सर्वदलीय सरकार और एक नई संविधान सभा के गठन की बात स्वीकार कर ली। गठबंधन ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार बनाने का आदेश दिया और प्रधानमंत्री चुने गए। संसद बहाल हुई। संविधान को नए सिरे से लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई। राजा के सारी शक्तियां समाप्त कर दी गई। नेपाल के लोगों द्वारा लोकतंत्र बहाली के लिए किए गए संघर्ष पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा। 2015 में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य का स्वरूप लिया। दुर्भाग्य यह रहा कि इन 17 सालों में लगभग 13 प्रधानमंत्री बन चुके। इस राजनीतिक स्थिरता का दौर आज भी जारी है। पुष्प कमल दहल, केपी शर्मा ओली कई सत्ता में आए क्योंकि गठबंधन की सरकार बनी। और स्थिरता की बड़ी वजह गठबंधन की राजनीति में खींचातान, जनता की मूल समस्या भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, भाई भतीजावाद जिसको नेपोटिज्म कहा जाता है, पलायन, ये जारी रहा। जिस उद्देश्य के लिए वहाँ की जनता सड़कों पर उतरी थी, लोकतंत्र स्थापित की थी, वह उद्देश्य पूर्ति न होते देख समाज के कई वर्ग खुद को उपेक्षित और ठगा महसूस कर रहा था। राजनीतिक अस्थिरता की एक वजह भौगोलिक विविधता भी है। एक और वजह है साम्राज्यवादी और कारपोरेट घराने वहाँ धीरे धीरे प्राकृतिक संसाधनों के लूट और अपने हित साधने में लगे रहे और उसका दलाल वहाँ के सत्ताधारियों के द्वारा रोल अदा किया जाने लगा। आज के जो नौजवान वर्ग है, जिसको जेन जेड या डिजिटल युग में पैदा हुई पीढ़ी कहा जा सकता है, कहते हैं डिजिटल नेटिव्स भी कहा जाता है, ये सारे चीज़ों को देख रहा था, परख रहा था। बेरोजगारी, वहाँ के लगभग 70% लोग बेरोजगार हैं और काफ़ी मात्रा में दूसरे देशों में नौकरी के लिए, अपने बेहतरी के लिए आते हैं। वहाँ की जिल्लत की ज़िंदगी इन लोगों को झकझोर करके रख दिया। दूसरे तरफ यहाँ के जो बड़े ऑफिसर और सत्ता में जो मंत्री, प्रधानमंत्री का समूह है, ब्यूरोक्रेसी, उनके बाल बच्चे आयासियों का जीवन शैली, जबकि वहाँ की जनता 80% बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन, इन सब से जूझ रहा था। इन विषमताओं ने नौजवानों के मन में उथल पुथल मचा दी और इन सभी से नाखुश और ठगा महसूस कर रहे थे। इसी बीच सरकार ने अपने सत्ता को निरंकुश और नियंत्रित करने के लिए, अपने ऊपर उठ रहे आवाज़ को दबाने के लिए सोशल मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश की और इसके लिए एक कानून पारित किया। यह कानून ही पहले से उभरते हुए आक्रोश का ट्रिगर के रूप में काम किया। एक उभरता हुआ काठमांडू के मेयर बालेन शाह और कुछ और उनके एनजीओ से जुड़े हुए नौजवान समूहों ने वर्तमान आंदोलन का, संघर्ष का हिस्सा रहे और भी तत्कालिक रूप से अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में बालेन शाह पीएम बनाए गए हैं। अब आने वाला फ्यूचर इस बात पर निर्भर करता है, नेपाल का राजनीतिक परिदृश्य, कि जिस उद्देश्य से लोग सड़कों पर उतरे उस उद्देश्य की पूर्ति करता है या नहीं। पूरे विश्व और राजनीतिक गुरुओं का इस घटना पर वॉच एंड वेट की स्थिति बनी हुई है। कई राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा अलग अलग अपने दृष्टिकोण से
अपने आईने से इसे देख रहा है, परख रहा है और विश्लेषण कर रहा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब जनता के समस्याओं को न समझते हुए, उस पर न ध्यान देते हुए अगर कोई सत्ताधीश काम करती है, नीति बनाती है या सत्ता में रहती है, तो ज़्यादा दिन तक वह टिक नहीं पाती है। हम कई इतिहासों को हम देख सकते हैं कि जब जनता पर दमन और नियंत्रण बढ़ता है तो सत्ताधीश को सड़कों पर लाया है। फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, जितने भी हम लोग आंदोलन और जन संघर्ष की चर्चा किया करते हैं, इन सभी संघर्षों ने यही सीख देती है कि जनता ही सर्वोपरि है। अगर उसको उपेक्षा किया गया, उसका अंत तय है। चाहे वह हिटलर हो, चाहे वह मुसोलिनी हो, चाहे वह ज्ञानेंद्र हो, ओली हो, कोई भी हो। धन्यवाद।